2025 का मॉडल पेपर का खंड ब हल करने जा रहे हैं बच्चों। आप लोग पेपर और या पेन कॉपी ज़रूर लेकर बैठें। जो भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो प्लीज़ 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 आप फिर से उसको वीडियो को बार बार बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। अगला प्रश्न जो हमारे पास है खंड ब का, वो कह रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि 3, 5, 7 मतलब गुणा 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 3 गुणे 5 गुणा 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। तो इस तरह से किस तरह से करेंगे इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे खंड ब का हमारे पास है, तो सबसे पहले पहला है हमारे पास 3 गुणा 5 गुणा 7 प्लस 7 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 कामन लेते हैं, 3 गुणा 5 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3 5 15 1 16, ये हो जाएगा 16 और 16 सत्ते कितना हो जाएगा 112। तो ए का वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा ये वैल्यू। इस तरह से आपको परीक्षा में क्या करना है, हल कर लेना है बच्चों। तो सबसे अब दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। तो इसको किस तरह से हल करेंगे सबसे पहले तो लिख लेते हैं ख का ख 1 का ख है। इसमें दिया क्या है हमारे पास, दिया है बेटा कॉट थीटा बराबर 7/8। अब पूछा क्या गया है 1 प्लस साइन थीटा, अगला ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू हम इस तरह से निकाल लेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे के लंब। आधार हमारे पास 7 है और लंब हमारे पास 8 है। तो कर्ण की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास कितना है, कुछ नहीं है, 8 है लंब और 7 स्क्वायर है तो स्क्वायर 8 64 हो जाएगा प्लस 49 हो जाएगा। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा रूट में 113, तो ये हो जाएगा 113। मान रखते हैं बेटा इसमें 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 1 माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको या फिर डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं ऊपर का कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई नीचे को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें मालूम है 7/8 स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लेते हैं 7 7 49 8 64। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। देखिए खंड ब का पहले का ग है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरह से करेंगे बेटा, इसके लिए देखते हैं स्टार्टिंग करके। ये 2 नंबर का क्वेश्चन, ये सब जितने भी खंड ब हैं वो 2 2 नंबर का बेटा, गलती मत कीजिएगा बिल्कुल। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में क्या है हमारे पास दिया है, दिया क्या है हमारे पास कि 2 घन हमारे पास है, एक घन ये है, इस तरह से 2 घन है, एक और घन है, इस तरह से इन दोनों घनों का, प्रत्येक घनों का जो मिलकर बनाया गया है एक घनाभ, बड़ा सा घनाभ, ये इस तरह से घनाभ बनाया गया है। और कह रहा है कि इन दोनों घनों को मिलाकर, इन दोनों घनों का, प्रत्येक घनों का जो हमारे पास घन का आयतन है वो 64 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन आयतन कितना होता है, भुजा क्यूब होती है, तो भुजा क्यूब मान लेते हैं। भुजा कोई होगा मान लीजिए, तो आयतन कितना दिया हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब, भुजा मान लेते हैं ए क्यूब। तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा क्यूब रूट निकालेंगे 64 का सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा
ए की वैल्यू, तो ये बराबर हमारे पास आ जाएगा 4 चौका 16 चौका 64, 4 का हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो सभी भुजाएं साइड से इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे लेंथ, इसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों घन में बराबर होता है, लेकिन घनाभ में लंबाई बड़ा हो जाता है, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होता है बस, तो उसको याद रखना है हमको। तो लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम जानते हैं 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ऊंचाई गुणित लंबाई, इस तरह से लिख लेंगे। तो हमारे पास जो लंबाई निकला है वो कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हमारा लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हमारा 4 हो जाएगा और ऊंचाई भी हमारा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें याद रखना है कि चौड़ाई ऊंचाई लंबाई, चौड़ाई लिख लेते हैं, चौड़ाई 4, ऊंचाई भी 4 हो जाएगा आपका, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, और लंबाई जो बेटा होगा आपका वो 8 सेंटीमीटर होगा। तो मान रख लीजिए यहाँ पे 2, लंबाई हमारा 8 है, 8 लिख लेते हैं, चौड़ाई हमारा 4 है प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है प्लस ऊंचाई 4 है और लंबाई 8 है। तो इसको हम कर लेते हैं 8 चौका 32, 4 चौका 16, 8 चौका 32, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 32 32 के 9 64, 64 में 16 जोड़ देंगे 80 हो जाएगा, 80 और गुणा 2, ये हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर हो जाएगा इस तरह से इस प्रश्न का हल। देखिए घ निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो इसमें जिस तरह से जब भी माध्य पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले माध्य निकालने के लिए 4 लाइनें खींच ली, 1 2 3 और इस तरह से ये 4 लाइन होंगी हमारे पास, 4 लाइन ऐसे खींच लेना है, ठीक, 4 लाइन लिखना है। यहाँ पहले में लिखना है, पहले में वर्ग अंतराल, दूसरे में बारंबारता, तीसरे में एक्स आई, चौथे में एफ आई एक्स आई, इस तरह से लिख लेना है। और ये जो बारंबारता बेटा इसमें एफ आई होता है। तो वर्ग अंतराल हमारा कितना दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से कितना दिया है 60, इस तरह से लिख लेंगे, और 60 से 70। अगला में क्या दिया है, इसमें 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 15 दिया है, 8 दिया है और 6 दिया है। तो इन दोनों का जोड़ के इसमें आधा मतलब एक्स आई का मतलब आधा करना है, माध्य मान निकालना है। 10 20 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा, 30 का आधा हो जाएगा 15, इसमें अंतर कितने का है 10 10 का, तो 15 10 कितना हो जाएगा 25, 25 10 35, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, 10 10 का अंतर है तो 10 10 ऐड करते हुए लेके जाएंगे, तो 15 दूना कितना हो जाएगा इधर 30 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करके 25 सत्ते 175 हो जाता है, 35 बारहवें 12 25 60, 12 3 36, 36 6 42, 420 हो जाएगा, 15 45 हम हो जाएगा, 15 25 75, 7 आ जाएगा, 15 चौका 60 और 7 67 हो जाएगा, 675 आ जाएगा, 55 8 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 4 44, 440 हो जाएगा, और 65 छक्का 6 25 30 और 6 चाह के 36 3 39 390 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो 5 5 10 10 सुनना हो जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 10 2 12 12 7 19 19 4 23 23 23 9 22 22 23 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 आ जाएगा, इस तरह से 6 4 10 10 11 11 4
15 15 3 18 3 21 हो जाएगा, 21 से 30 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब इन दोनों का ये जो वैल्यू निकला है ये निकला बेटा एफ आई एक्स आई बराबर, और ये जो निकला है वो एफ आई बराबर है सिग्मा एफ आई निकला है। तो इसका माध्य निकालते हैं, इसको माध्य हम निकाल लेंगे एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा के सिग्मा एफ आई। तो इसको जोड़ देंगे तो 21 30 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 50, भाग देंगे तो बेटा आ जाएगा 42.6। तो एक्स बार का मान आपका निकल जाएगा इस तरह से आंसर। देखिए क्वेश्चन दिया गया है बिंदु 4 -4 कामा 6 बिंदु में ए -6 10 और बी जो दिया गया है 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। जब भी ये पूछा जाए किस अनुपात में तो उसमें मानते हैं बेटा। हल लिखते हैं इसमें बेटा। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हमारे पास, दो बिंदु है हमारे पास ए और बी बिंदु है, बी पॉइंट है। तो ये बिंदु हमारे पास है -6 10, बी बिंदु है 3 -8 और इन दोनों का जो बिंदु है वो कितना दिया गया है, एक्स कामा वाई का बिंदु कितना दिया गया है वो -4 6 दिया गया है। तो इन दोनों को मिलाने वाला मध्य बिंदु पूछा गया है, तो हम लिखते हैं माना दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को M1 व M2 के अनुपात में विभाजित करता है इस तरह से। तो सबसे पहले लिखेंगे x का वैल्यू दिया गया है तो अंतः विभाजन से सूत्र से लगा देंगे, अंतः विभाजन। तो x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है बेटा आपका। तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा -4, m1 की वैल्यू नहीं मालूम है तो m1 ऐसे रहेगा, x2 की वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2 देते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस m2 ऐसे रहेगा, x1 की वैल्यू हमारे पास -6 बटा कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। इसका गुणा इसमें डायरेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा -4m1 -4m2, इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3m1 -6m2 हो जाएगा। ये m2 को एक तरफ m1 को एक तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये इधर है इधर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो लिख लेते हैं माइनस की जगह प्लस का 6m2 -4m2, ये हो जाएगा 3m1 माइनस ये प्लस हो जाएगा 4m1, तो ये 4 3 7 हो जाएगा m1, ये 6 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2m2। तो m1 बटे के m2 ये होता है, इधर इसको बट्टा में कर देंगे, ये इसको बट्टा में इसको कर देंगे, तो ये हो जाएगा m1 बटा के m2 बराबर हो जाएगा 2 बटा के 7, और जो m1 अनुपात है m1 m2 अनुपात है वो दो संबंधित 7 के अनुपात में क्या करेगा विभाजित करेगा बेटा। इस तरह से आंसर कर लेंगे। च वाला देखिए बच्चों, इसमें लिखा गया x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ है। जब भी समदूरस्थ के लिए पूछा जाए तो उसको हमेशा के संबंधी 1 के अनुपात में ही रखना है। इस ऐसा प्रश्न कभी भी पूछा जाए तो के संबंधी 1 के अनुपात में आपको करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे हल में लिखेंगे x और y एक ऐसा संबंध है जो रेखाखंड को के संबंधी 1 के अनुपात में
विभाजित करता है। तो सबसे पहले लिखेंगे अंतः विभाजन से, विभाजन से x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा के m1 प्लस m2, और हमारे पास बिंदु जो दिया गया है वो 3,6 और -3,4 दिया गया है। तो x1 y1 इसको मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे, और इसको m1 और इसको m2 मान लेंगे। तो रखते हैं वैल्यू x बराबर, जब x के लिए पूछा जाए तो x का मान क्या हो जाएगा 0, m1 की वैल्यू k है, x2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 3 बटा के k प्लस 1 हो जाएगा। 0 जाएगा, ये -3 के ये प्लस का हो जाएगा 3, ये इधर माइनस हो जाएगा, -3 के बराबर हो जाएगा -3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा। तो ये एक संबंधी एक के अनुपात हो जाएगा। रेखाखंड को एक संबंधी एक के अनुपात में विभाजित करता है। इस तरह से ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बच्चों, ये खंड ब का दूसरा का ये क करने जा रहे हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित की में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, लेकिन हम इसमें जितने भी खंड हैं बेटा सबको करेंगे, सभी प्रश्नों को करेंगे। और ये सब जो दूसरा का क्वेश्चन है बेटा वो 4-4 नंबर का है, और इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक से कीजिएगा। जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी तरह से कीजिए। जो वीडियो ना सुनना है, जो क्वेश्चन ना सुनना है, उसको दोबारा से वीडियो आप पीछे से रिटर्न देख सकते हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि द्विघात समय विकास बहुपद है एक 6x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। तो इसको भी आपको करना है, जांच भी करना है। तो किस तरह से आपको करना है इस प्रश्न को, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे, हल में क्या लिखेंगे, दिया गया हमारे पास 6x² - 3 - 7x। तो सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखने पर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3 बराबर 0। तो हमेशा ax² प्लस bx - 3 बराबर 0 हो जाएगा। अरे सॉरी प्लस का c बराबर 0। तो इन दोनों को तुलना करेंगे तो a बराबर आ जाएगा 6, b बराबर आ जाएगा -7 और c बराबर आ जाएगा -3। इस तरह से आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये सबको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे इसका गुणनखंड निकाल लो, फैक्टर 6x² - 7x - 3, यहाँ पर लिखते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो लिखेंगे 6 × 18, 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 3 बराबर आ जाएगा 0। यहाँ 6x की जगह हम क्या करेंगे, 3x कॉमन ले लो, 3 3 9, 3 दूना के 6, तो ये हो जाएगा 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना के 6, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस का 1 कॉमन लेंगे 2x - 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 3x + 1 एक क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में 2x - 3 बराबर 0। एक बार इसके लिए 0 कर लेंगे, एक बार इसके लिए 0 कर लेंगे। तो यह लिखेंगे 3x + 1 = 0। 3x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर हो जाएगा -1/3। ये पहला निकल जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा। और दूसरा निकालेंगे 2x - 3 बराबर 0। 2x बराबर आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा बीटा की वैल्यू। तो अब लिखते हैं मूलों का योगफल, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच नहीं करना है। तो पहले मूलों का योगफल निकालो, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना है, -1/3, बीटा की वैल्यू है 3/2 हो जाएगा। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 7 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा।
और ए की वैल्यू है 6 हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, 3 दूना के 6, 2 कम 2 माइनस का 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/6। तो 9 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 7/6, तो ये 7/6 के बराबर हो जाएगा। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितना था, देखते हैं, -1/3 और 3/2, ये हो जाएगा। और इसका दिया गया है c की वैल्यू हमारे पास कितना है, c की वैल्यू हमारे पास -3 है और a की वैल्यू 6 है, ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा 6। तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल, -1/2 मिल जाएगा यहाँ पे, 3 इकाई 3, 3 दूना 4, तो ये भी -1/2, माइनस से माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, 1/2 बराबर 1/2 हो गया। इस तरह से आपको हल कर लेना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको किस तरह से करेंगे, तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्या है, ख है, तो हम क्या करेंगे, माना पहली छोटी संख्या x है तथा दूसरी बड़ी संख्या y है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, पहले शर्त से। तो पहला शर्त क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो दोनों संख्याएं, इन दोनों को संख्याओं के वर्गों का अंतर निकालना है। तो लिखना क्या है, इसको काट के लिखते हैं फिर से, y² - x² बराबर 180 डिग्री। दूसरे शर्त से क्या लिखेंगे, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। यही इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो लिखेंगे x² का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा y² - x² की जगह क्या लिखेंगे 8y बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। पक्षांतर कर देंगे तो y² - 8y - 180 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। तो हम फैक्टर कर लेते हैं गुणनखंड, 18 10 180 10 38 हो जाएगा y², ये हो जाएगा 18 y माइनस कितना हो जाएगा प्लस का 10y माइनस 180 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा 18, यहाँ प्लस 10 कॉमन लेंगे तो y माइनस कितना हो जाएगा 18 बराबर हो जाएगा 0। तो y प्लस 10 बराबर कितना हो जाएगा 0, y माइनस 18 बराबर कर लेंगे 0, तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 10, ये y बराबर आ जाएगा प्लस का 18। और यही प्लस जो है वो सही है, माइनस वाला गलत होता है, तो इसको नहीं रखना है, इसको रखना है y का मान समीकरण नंबर 1 में। तो y का मान 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, जिसमें सरल लगे, तो हम समीकरण 2 में रख रहे हैं। x² बराबर हो जाएगा 8y। अब x² बराबर 8 की वैल्यू हमारे 8 ये है, y की वैल्यू 18 है, 18 लिख लेते हैं। 18 144 हो जाएगा x²। अब एक स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 144, 144 का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है 12 का, तो x बराबर हो जाएगा 12। इसकी सत्यता की भी जांच कर सकते हैं, सत्यता की जांच। तो जांच किस तरह से करेंगे, लिखेंगे पहली संख्या x², किसी पे आप समीकरण 2 को लेकर कर सकते हैं, तो हम समीकरण 2 को लेकर कर रहे हैं, x² बराबर 8y। तो x की वैल्यू 12 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर 8 है, 8 y की वैल्यू 18 है, 12 12 में 144, 18 18 में 144, तो 18 18 44 तो हो जाएगा, दोनों बराबर है, इस तरह से आंसर सही हो जाएगा। तो
कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो आइए हम क्वेश्चन को करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वृत्त इस प्रकार से खींच लेंगे और इस पे 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से खींच लेंगे। इस वृत्त का जो सेंटर है बेटा वो O है और इस सेंटर से हम मिला देंगे इसको, दोनों स्पर्श रेखाओं को। तो AB एक स्पर्श रेखा और PQ दूसरी स्पर्श रेखा है। AB का मध्य बिंदु C है और PQ का मध्य बिंदु D है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, मानना एक वृत्त, हमने वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे पहला रचना में फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। तो लिखेंगे सबसे पहले, वृत्त पर C से एक स्पर्श रेखा खींचा। जो तीसरा पॉइंट है हमारे पास, D बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचा। अब इस प्रकार से हम लिखेंगे, जो AB लंब है OC तथा PQ पर लंब है OD। तब हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे, अब इसको बताएंगे। सबसे पहले भुजा को दिखाएंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले कि OC जो है OD के इक्वल है, क्योंकि त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है। और AC जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वो PD के बराबर हो जाएगा। और BC जो है वो DQ के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइड। अब फिर क्या लिखेंगे, एंगल दिखाएंगे इसका। तो एंगल लिखेंगे, एंगल ACO बराबर होगा एंगल QOD, चाहे QDO लिख सकते हैं, एकांतर का अंतःकोण है बेटा, इसको लिख सकते हैं एकांतर का अंतःकोण। फिर अगला क्या है हमारे पास, अल्टरनेट एंगल है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, BCO एंगल बराबर एंगल क्या हो जाएगा, PDO। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं इसको, जब एंगल इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल है PQ के। अब ये हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। देखिए इसमें लिखा गया है, सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। इसको किस तरह से करेंगे बेटा, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेंगे। इसके बाह्य पॉइंट पे, इसके बाहरी पॉइंट पे हमने कोई पॉइंट P मान लिया और इस पर हमने 2 स्पर्श रेखाएं खींचा, इससे लेकर 2 पॉइंट हमने खींचा और यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे हमने एक रेडियस बना लिया सेंटर, वो पॉइंट है। यहाँ पे हमने A दिया, यहाँ पे B पॉइंट दिया। कह रहा है कि इसमें पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि AOB प्लस APB बराबर 180 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले हमें यह दिखा देना है कि यहाँ पे हल लिखते हैं कि चूंकि
क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा ए पी बराबर हो जाएगा पी बी बिंदु के, ओ ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ओ बी के। तो ए पी ए ओ बराबर एंगल हो जाएगा एंगल पी बी ओ के। जब ये इक्वल हो जाएगा तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री। तो हम इस तरह से लिख लेंगे, क्या लिखेंगे पी ए ओ प्लस ए ओ बी प्लस ओ बी पी प्लस बी पी ए बराबर 360 डिग्री। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल कितना है 90 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं तो ये एंगल 90 प्लस ए ओ बी प्लस ये हो जाएगा पी बी, ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90, ये क्या हो जाएगा ए पी बी, ये हो जाएगा 360, 90 हो जाएगा 180 अंश। तो ये ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 360 माइनस 180, 180 घटाएंगे 360 में से, ये हो जाएगा 180 ए ओ बी प्लस ए पी बी, ये हो जाएगा आंसर। देखिए अंग वाले में एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है। अगर पहला पॉइंट दिया गया है कि गेंद लाल हो, दूसरा पॉइंट दिया गया लाल नहीं हो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट हल। सबसे पहले हम लिखेंगे कुल गेंदों की संभाव्यता या संख्या। कुल गेंदों की संख्या हमारे पास कितनी है 5 प्लस 3 मिल कितना हो जाएगा 8। लाल गेंदों की संख्या कितना है हमारे पास 3, और लाल न होने की संख्या 5 है। तो अब यहाँ पे लिखा है लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी, यहाँ पी आर लिख लेते हैं। तो पी आर बराबर पी ई संभवतः परिणाम बटा के कुल संख्या पी टोटल, मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास 3 बटा कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा पहला आंसर। लाल न होने की प्रायिकता 90 होता है, तो ये हो जाएगा पी ई बराबर पी टोटल, ये हो जाएगा कितना 5 बटा के 8, ये हो जाएगा इसका आंसर। नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल इसमें दिया गया है बेटा, तो इसको किस तरह से करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल कितना है, लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। अगला बारंबारता लिखेंगे, कितना दिया गया है 5x 20 15 y 5।
तो इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको CF निकलना होता है, संचयी बारंबारता CF। 3 को आपको रेखा खींचना है इस तरह से 1 2 3 करके। तो यहाँ पे 5 का 5 है 5, इसको जोड़ेंगे 5 प्लस x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 प्लस x हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 25 से 15 कितना हो जाएगा 40 प्लस x हो जाएगा, 40 प्लस x प्लस y हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 40 5 45 प्लस x प्लस y। ठीक, तो ये इसका कुल टोटल संख्या कितना दिया गया है, n की वैल्यू हमारे पास दिया गया है, इसको लिख लेते हैं 45 प्लस x प्लस y। तो इसकी वैल्यू दिया गया 60, तो ये हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, 60 में से 45 जाएगा 15 हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 45, ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15। इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट। अब इसमें सबसे बड़ा संख्या जो है बेटा इसमें 20 है, तो 20 को हम क्या करेंगे इस तरह से ब्रैकेट बना लेंगे पूरा। इसके ऊपर होता है CF और यहाँ पर होता है F, यहाँ पर होता है इसकी वैल्यू हो जाएगा लोवेस्ट टर्म n, और इसमें h की वैल्यू हमारा हो जाएगा 30 में से 20 जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे पूरा। तो हमारे पास जो मान होता है L की वैल्यू हमारे पास 20 है, H की वैल्यू हमारे पास 30 माइनस 20 मतलब 10 हो जाएगा, 30 माइनस 20 10 हो जाएगा। F दिया गया है 20 और CF दिया गया है 5 प्लस का x, और n की वैल्यू हमारे पास है n/2 की वैल्यू 60/2 मतलब 30 है। तो लिखते हैं, निकालते हैं इसका माध्यक। माध्यक हमारे पास दिया गया 28.5। तो माध्यक बराबर हम जानते हैं L प्लस n/2 माइनस CF बटा के F इंटू 2H मतलब H होता है। तो रख लेते हैं L की वैल्यू हमारे पास 20 प्लस n/2 की वैल्यू हो गया 30 माइनस 5 प्लस माइनस हो जाएगा, F की वैल्यू हो जाएगा 20, इसकी वैल्यू हो जाएगा H की 10 हो जाएगा, 10 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 20 प्लस माध्यक 28.5 दिया है, लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 30 माइनस 5, 30 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 28.5 माइनस 20 बराबर हो जाएगा 25 माइनस x बटा के 2। ये हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 8.5 बराबर हो जाएगा 25 माइनस x बटे के 2, गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 17 है। इसको कैसे करेंगे, 8 गुना 16 17 हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, यहाँ 15 लिख दिए थे मिस्टेक, तो ये माइनस इधर हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 17 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8, और यही x का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 1 में 1 हमारा है x प्लस वाई बराबर कितना है 15, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 15, और y की वैल्यू हो जाएगा 15 माइनस 8 बराबर 7, ये हो जाएगा आपका आंसर। एक क्वेश्चन दिया गया तीसरा, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है इसके बाद वाला। तो करते हैं, 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी है बेटा, तो इससे हमें सबसे पहले 2 अंकों की संख्या समझने के लिए हम इसको समझा रहे हैं क्वेश्चन, इसको ठीक तरह से देखिए। माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, इसका व्यापक पद है बेटा, इसको आपको याद कर लेना है, 10x प्लस वाई होता है व्यापक पद। लिखेंगे अब प्रश्नानुसार में कह रहा है पहले शर्त से। तो पहला शर्त ये कह रहा है, पहला शर्त क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों की संख्याओं को उलटने पर बनी प्राप्त संख्या जो है 66 है। तो 2 अंकों की संख्या हमारा क्या है 10x प्लस वाई, अब इसको उलट देते हैं तो हो जाएगा 10y प्लस x, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66,
दिया गया है। और 10x में एक x जोड़ेंगे तो 11x हो जाएगा, 10y में एक y जोड़ेंगे तो 11y हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 66। 11 11 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा 66। 11 छक्का 66, तो x प्लस वाई बराबर 6 हो जाएगा। इक्वेशन आपका बन जाएगा फर्स्ट। दूसरा शर्त, अब दूसरे शर्त से दूसरा शर्त क्या कह रहा है हमारा, दूसरा शर्त कह रहा है संख्याओं का अंतर, मतलब यदि संख्याओं के अंकों का अंतर, मान लीजिए संख्या का अंक क्या है x और y है, तो x माइनस वाई इन दोनों का अंतर घटाना हो जाएगा, कितना है 2 है। इक्वेशन ये बन गया 2। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। ये कट जाएगा, ये 2x बराबर कितना हो जाएगा 8, 2 से काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 4। और ये x का मान समीकरण नंबर 1 में रखो चाहे 2 में रख दो, सब रख देते हैं x का मान समीकरण 1 में। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, x की वैल्यू हमारे पास 4 है, ये y बराबर 6 है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4 हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। देखिए बच्चों, ये तीसरा प्रश्न का अथवा प्रश्न हम करने जा रहे हैं। जैसे ये नहीं आ रहा तो आपको ये कर लेना, अगर ये आ रहा है तो ये कर लेना, मतलब ये आ रहा है तो इसको छोड़ देना, इसको कर लेना है। तो इसको हम पढ़ते हैं, तीसरा का अथवा क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो सबसे पहले ये जानते हैं बेटा कि अगर नूरी की आयु हमें नहीं मालूम है, सोनू की आयु नहीं मालूम है, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना सोनू की आयु y वर्ष है तथा नूरी की आयु x वर्ष है। प्रश्नानुसार पहले शर्त से, पहला शर्त क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बेटा 5 वर्ष पूर्व मतलब माइनस में पीछे सोनू की आयु की 3 गुनी, तो 5 वर्ष पूर्व, तो पूर्व यहाँ पे लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, पूर्व में हमेशा माइनस लगता है तो इसको याद रखना है। तो x में 5 वर्ष, ये नूरी हो गई और ये y क्या हो गए सोनू, इन दोनों का आयु 5 वर्ष घटेगा और इसमें कितने से गुना होगा, कह रहा है 5 वर्ष पश्चात पूर्व सोनू की आयु का 3 गुना है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 5 और इसमें गुणा करेंगे 3y माइनस 3 5 15 हो जाएगा। अच्छा पद एक तरफ, चर पद एक तरफ करेंगे, x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस का 5, तो एक्स माइनस 3y बराबर माइनस का 10 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे शर्त से दूसरा शर्त से दूसरा शर्त कह रहा है, क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, पश्चात होता है मतलब बाद में हमेशा प्लस लगता है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर y, इसमें 10 वर्ष जोड़ेंगे, इसमें भी 10 वर्ष जोड़ेंगे, तब वो सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी बेटा, 2 गुनी। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 बराबर 2y, 2 दहा में 20, एक तरफ x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 10, x माइनस 2y हो जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 माइनस 2 से तो कितना हो जाएगा बेटा, x माइनस 3y माइनस का 10 और x माइनस 2y प्लस का 10, तो ये माइनस कर देंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस वाई, ये हो जाएगा माइनस माइनस 20 कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये y बराबर आ जाएगा 20। y का मान समीकरण 1 में, तो एक हमारे पास क्या है बेटा, x माइनस 3y बराबर कितना है माइनस का 10, तो x की वैल्यू आ जाएगा -3 माइनस का कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 20, ये माइनस 10 हो जाएगा,
तो x बराबर भेजते हैं 60, माइनस का 60, ये हो जाएगा माइनस का 10, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का 10 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50। तो जो नूरी है, नूरी उसकी आयु 50 है, और सोनू जो है भाई, सोनू उसकी आयु कितना है, 20। चौथा देखिए, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है बेटा। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है, किस तरह से, तो कह रहा है कि एक भवन है, एक बहुमंजिल है, तो कह रहा है ये भवन जो बेटा है, भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, जो 8 मीटर ऊंचा भवन शिखर है यहाँ पे, उसके शिखर पर हम देखेंगे बेटा, यहाँ पे 8 मीटर ऊंचा शिखर, ये 8 मीटर ऊंचा है, ऊंचा शिखर के हो गया। तो देखने पर कितने अंश का कोण बना रहा है बेटा, ये बना रहा है 30 अंश। अब उसके तल से अगर भवन की ऊंचाई को देखेंगे तो ये कितना बना रहा है बेटा, यहाँ से 45 डिग्री, 45। तो इसकी ऊंचाई हमें पूछा गया है कि हमें मानना है ए बी सी डी और ये ई पॉइंट, इसकी दूरी मान लेते हैं x। तो माना भवन की शिखर की ऊंचाई h प्लस 8 मीटर है, भवन की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। अब त्रिभुज डी ए बी में तो ये हो जाएगा tan 45 बराबर हो जाएगा 8 प्लस h बटा क्या हो जाएगा x, 1 बराबर 8 प्लस h बराबर x से कम x हो जाएगा, 8 प्लस h हो जाएगा। इक्वेशन बना लेते हैं फर्स्ट। अब लिखेंगे डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री बराबर 8 बटा के x, 30 अंश की वैल्यू होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा 1 बटा के 8 बटा के x, इसका गुणा हो जाएगा 8√3 बराबर x हो जाएगा। x की वैल्यू, ये समीकरण नंबर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में तो हो जाएगा 8√3, तो हो जाएगा 8 प्लस h, पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 8√3 माइनस 8, तो 8 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 हो जाएगा, h की वैल्यू इतना हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 है। ध्वज की लंबाई P बिंदु से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा गया √3 का मान 1.732 रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से माना, यहाँ पे लिखते हैं, बना लेते हैं। यहाँ पे 10 मीटर ऊंचा एक भवन है, 10 मीटर, हम लिखते हैं माना 10 मीटर ऊंचा भवन है, उसके ऊपर एक झंडा इस तरह से फहराया गया है। तो ये यहाँ से
यहाँ से इसके पी पॉइंट से, पी बिंदु से उसके भवन के शिखर से देखने पर उस 30 बना रहा है, 30 डिग्री। और इस बिंदु से ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन को ऊपर देख रहे हैं शिखर पर, तो ये बना रहा है 45 डिग्री। तो इसकी लंबाई मान लेते हैं h, ऊंचाई इसको मान लेते हैं x। तो हमने ये दिया, यहाँ पे b दिया, ये c दिया। तो माना 10 मीटर ऊंचे भवन है तथा झंडे की ऊंचाई, झंडे की ऊंचाई h मीटर है। AP के बीच की दूरी, AP के बीच की दूरी x मीटर है। अब त्रिभुज CPA में तो लिखते हैं tan 30 डिग्री बराबर 10/x, 1/√3 बराबर हो जाएगा 10/x, x बराबर हो जाएगा 10√3। इक्वेशन बना लेते हैं एक। अब ट्रायंगल लिखते हैं BPA में, तो क्या हो जाएगा, ये बेटा हो जाएगा आपका tan 45 बराबर हो जाएगा 10 + h/x। ये हो जाएगा tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 + h/x, 1 पूरा हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 10 + h। इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा 10√3 बराबर हो जाएगा 10 + h। पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर 10√3 - 10 हो जाएगा, 10 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, √3 का मान 1.732 -1 हो जाएगा, तो इसको हम गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 10, 1.732 में घटाएंगे तो 0.732 आ जाएगा, इसका गुणा कर देंगे तो 0.732 आ जाएगा मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। 5वां क्वेश्चन देखिए, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, इसके ऊपरी जो खुला हुआ है सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें से प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोला है डाले जाते हैं, तो इसमें भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाले गए शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से आपको क्या करना है, तो देखिए ये हमारे पास शंक्वाकार एक है बर्तन, इसमें पानी इस तरह से भरा हुआ है, तो हम कुछ गोलियों को डाल रहे हैं, और जो गोली इसकी त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, हाइट इसकी है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और ये गोली है, गोले की त्रिज्या जो बेटा है वो 0.5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए n गोले डालने पर इसमें 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे लिखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का 1/4 भाग 1/4 भाग n गोले की संख्या डालें, n गोले की आयतन संख्या डालने पर बाहर निकल रहा है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/4 πr स्क्वायर 1/3, 1/3 होता है 1/3 πr स्क्वायर h, कैपिटल R मान लेते हैं, कैपिटल R स्क्वायर h होता है। अब इसकी n, इसका वो होता है 4/3 πr³, तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा आपका r स्क्वायर h बटे के 4 बराबर हो जाएगा 4nr स्मॉल r क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से 4 चौका 16 हो जाएगा, r क्यूब भी बटा में हो जाएगा, तो ये r स्क्वायर h बटा के क्या हो जाएगा 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 4 चौका 16 r क्यूब
स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाएगा एन के बराबर। आर की वैल्यू हमारे पास कितना दिया गया है 5, 5 का स्क्वायर कर लेंगे इंटू एच की वैल्यू 8 दिया है। यहाँ पे 16 गुणित आर क्यूब 0.5 का होल क्यूब कर देंगे। तो 5 बचे 25 गुणा कर देंगे 8 और 16 गुणित कितना हो जाएगा 5 बचे 25 पंजे 125 0.125 हो जाएगा। अब 8 कम 8 दुना के 16, ये हो जाएगा 25 बटा के 2 गुणित 0.125, ये हो जाएगा 25 एक कम 25, इसमें गुणा कर देंगे तो 12×24 हो जाएगा 0.25 हो जाएगा। तो 100 से ऊपर 100 से नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2500 डिवाइड बाई 25, 25 एक कम 25 तो यानी बराबर हो जाएगा 100। तो 100 गोलियों की संख्या डालने पर 1/4 भाग बाहर निकल। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपयुक्त मापन आंतरिक मापन है। पाई का मान 3.14 लीजिएगा। देखते हैं इसमें। तो हमारे पास जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया है तो इस तरह से हमारे पास एक बेलन है और इसमें एक गोलाकार इसमें लिखा गया है, ये है इसकी इस बेलन की त्रिज्या, यहाँ पर लिख देते हैं बेलन की त्रिज्या। बेलन की जो त्रिज्या हमें दिया गया बेटा वो आपको दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 डायमीटर त्रिज्या है कितना 1 सेंटीमीटर। व्यास हमें दिया था कितना 2, तो त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दिया गया है 8 सेंटीमीटर, जबकि गोले का व्यास 8.5 है। तो r बराबर इसका निकल जाएगा 8.5 डिवाइड बाई 2, इसकी वैल्यू ये निकल जाएगा। तो अब लिखते हैं पात्र का आयतन, तो लिखेंगे गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई का मान 3.14 गुणे आर की वैल्यू कितना है हमारे पास 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 बटा के 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस पाई का मान 3.14 गुणे आर की वैल्यू कितना है 1 गुणा एच की वैल्यू हमारे पास कितना है 8। तो रखते हैं ये हो जाएगा 2 दूना के 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 2 1 2 2 बच्चे 10 2 7 14 157 हो जाएगा। ये कट जाएगा, आपका मिलेगा 1.57 गुणे बटा के 3 गुणे 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 प्लस इसका गुणा कर देंगे 8 चौका 32, 3 आ जाएगा 8 एकम 8 3 11 और 8 त्रिक 24 25 हो जाएगा। तो 2 अंक 10 हो जाएगा 25 12 हो जाएगा। इन दोनों को हल करके लिखते हैं 3 25 15 तो 0.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 गुणे 8.5 प्लस 25.12, इसका गुणा कर लेंगे कितना आ जाएगा, इसका पूरा गुणा करके
1.57 गुणित 8.5 गुणित 8.5 गुणित 8.5 बटा के 3 सबको गुणा करके भाग देने पर 3 में 321.39 प्लस 25.12 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 6 हो जाएगा। ऐड कर लो 9 2 11 11 1 हाथ से लगा 1 हो जाएगा 3 1 4 1 5 हो जाएगा 3 5 यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6 2 2 4 हो जाएगा 3। इसका आंसर आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा वीडियो अच्छा लगा प्रश्न तो आप लोग अपने 5 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा चैनल का नाम है सूरज सर मिर्ज़ापुर और हमारा दूसरा चैनल एक है इंडियन सूरज सर, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो हमने सॉल्यूशन हल उसमें डाल रखा है। तो